तो बाबा बताइएगा रमज़ान में क्या हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए? जब भी मुझसे कोई ये सवाल पूछता है कि क्या हमें रमज़ान में एक्सरसाइज करनी चाहिए नहीं, तो मैं उनसे हमेशा ये बात कहता हूँ कि क्या आप बाकी के अपने काम रमज़ान में छोड़ देते हैं, बच्चों को स्कूल से लाना लेके जाना या अपना ऑफिस जाना या बाकी। तो जब आप वो नहीं छोड़ते तो फिर एक्सरसाइज क्यों छोड़ें। तो सेहत तो बहुत ज़रूरी है, जैसे आप कह रहे हैं कि एक्सरसाइज आप रमज़ान में कर सकते हैं। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनके लिए शायद मुश्किल होगा, लेकिन जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं वो कुछ थोड़ा बहुत टाइम निकाल के एक्सरसाइज कर लें। ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज ना करें, लाइट एक्सरसाइज कर लें। जब आप रोज़ा रखते हैं और खाने से ज़्यादा आपको पानी की तकलीफ़ होती है, तो जब आपकी बॉडी आपको ये बताती है कि हाइड्रेशन उसकी ख़त्म हो रही है, बॉडी आपकी हाइड्रेटेड नहीं रही, तो वहाँ पे आपको छोड़ देनी चाहिए। तो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। कोई बड़े लोग आते हैं, वो कहते हैं कि जी रमज़ान में चलो वज़न भी कम हो जाएगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो मैं उनको हमेशा ये बात करता हूँ कि रमज़ान में वज़न कम नहीं होता। अगर हम देखा जाए, जनरली देखा जाए, तो रमज़ान में लोग वज़न गेन करते हैं। और उनकी वज़न गेन करने की क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जिमी एंड बाबा शो। आज जिस टॉपिक हमने बात करनी है वो है क्या हमें रमज़ान में एक्सरसाइज करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं एक्सरसाइज करनी चाहिए और कुछ लोग कहते हैं एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा एक्सरसाइज करने से वज़न बढ़ जाता है रमज़ान में, और कुछ कहते हैं हमारा वज़न कम हो जाता है। आज इन तमाम बातों में हम डिटेल से बात करेंगे बाबा के साथ। तो बाबा बताइएगा रमज़ान में क्या हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए? अच्छा, जब आप ये सवाल पूछते हैं तो इससे दो किस्म के जवाब जन्म लेते हैं। पहला जवाब तो ये है कि वो लोग जिन्होंने पहले जिनकी ज़िंदगी में एक्सरसाइज वो नहीं करते, या वो नॉर्मल रूटीन से एक्सरसाइज नहीं करते आ रहे, या वो अगर उन्होंने ये सोचा है कि रमज़ान आ गया तो चलो ये अच्छा बहाना है कि हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर लें, भूखे तो हमने रहना है, पतले हम हो जाएंगे, तो उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप बिल्कुल ना करें। इट्स नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि आप इसमें वज़न लूज़ नहीं करेंगे, उल्टा गेन करेंगे। और दूसरी वजह उन लोगों के लिए रमज़ान में, ख़ास तौर पे रमज़ान में एक्सरसाइज ना करने की या स्टार्ट ना करने की, ये है कि रमज़ान के अंदर वैसे भी जब आपने रोज़ा रखा होता है, आपके एनर्जी लेवल्स जो होते हैं वो डिप्लीट हुए होते हैं। आपके अंदर इतनी सकत नहीं होती, इतनी हिम्मत नहीं होती, आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं होती। और जब आप उस हालत के अंदर जिम में जाते हैं ये सोच के कि चलो शायद मुझे को बेहतरी हो जाए, तो आप वो एक्सरसाइजेस उस तरह से परफॉर्म ही नहीं कर पाते। और हाफ हार्टेडली जब आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी इस तरह की कसरत करते हो, जब आप थक जाते हैं, हिम्मत आपकी हार जाती है, आपको खलियाँ पड़ जाती हैं, तो आप फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो इसलिए ये अच्छा एक आइडिया नहीं है उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की और वो फ़ौरन से रमज़ान में शुरू कर लें। अब आते हैं दूसरे किस्म के लोग जिनकी ज़िंदगी में एक्सरसाइज रूटीन से चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल कम वक्त में सर्दी गर्मी है, वो एक्सरसाइज करते हैं। तो उन लोगों के लिए कि आप बिल्कुल एक्सरसाइज करें। क्योंकि जब भी मुझसे कोई ये सवाल पूछता है कि क्या हमें रमज़ान में एक्सरसाइज करनी चाहिए नहीं, तो मैं उनसे हमेशा ये बात कहता हूँ कि क्या आप बाकी के अपने काम रमज़ान में छोड़ देते हैं, बच्चों को स्कूल से लाना लेके जाना या अपना ऑफिस जाना या बाकी। तो जब आप वो नहीं छोड़ते तो फिर एक्सरसाइज क्यों छोड़ें। लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजेस हमें ज़रूर लानी चाहिए, और वो चेंजेस कुछ इस तरह से हैं कि जब रमज़ान आता है तो आप अपनी एक्सरसाइज की शक्ल थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। और वो किस तरह से चेंज करते हैं, आप जो उसका ड्यूरेशन है, मॉडरेट ड्यूरेशन की आप एक्सरसाइज करते हैं। पहले आप जो घंटों एक्सरसाइज करते थे, अब आप उसको मैक्सिमम 30 मिनट समझ लें कि एक बड़ी मॉडरेट ड्यूरेशन है ये। उसके बाद एक्सरसाइज जो है वो आपकी लो इंटेंसिटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, क्योंकि ये याद रखना हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप रोज़ा रखते हैं और खाने से ज़्यादा आपको पानी की तकलीफ़ होती है, तो जब आपकी बॉडी आपको ये बताती है कि हाइड्रेशन उसकी ख़त्म हो रही है, बॉडी आपकी हाइड्रेटेड नहीं रही, तो वहाँ पे आपको छोड़ देनी चाहिए। तो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। हफ्ते में 7 दिन मत जाइए, आप हफ्ते में 3 दिन से स्टार्ट कर लें। 3 दिन से 5 दिन भी अगर आप कर लें लो इंटेंसिटी वर्कआउट, तो आई थिंक दैट्स ऑल राइट। एरोबिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखें, एक्सरसाइज एक लाइफस्टाइल है, ये हमें समझना चाहिए। एक्सरसाइज इज़ नॉट एन इवेंट, ये एक लाइफस्टाइल है। ये कभी कभी करने वाला काम नहीं है कि आप 6 महीने करें, आप फिट हो जाएंगे और फिर उसके बाद आप सदा फिट रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये आपको लाइफ टाइम एक लाइफ टाइम के लिए ये एक करते आपको रहना है। आदत अपनानी पड़ती है। आपको आदत बनानी पड़ती है, और उस आदत की बेस के ऊपर आपको फिर आगे से रिजल्ट्स मिलते हैं। अब ज़्यादातर लोग ये भी पूछते हैं कि जी इसमें भी कोई टाइप्स होती हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल बड़े लोग आते हैं, वो कहते हैं कि जी रमज़ान में चलो वज़न भी कम हो जाएगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो मैं उनको हमेशा ये बात करता हूँ कि रमज़ान में वज़न कम नहीं होता। अगर हम देखा जाए, जनरली देखा जाए, तो रमज़ान में लोग वज़न गेन करते हैं। और उनकी वज़न गेन करने की क्या वजह है, मतलब आप ये देखें कि 13 से 14 घंटे का, तकरीबन 13.5 घंटे का हमारा रोज़ा होता है। उसके बावजूद भी जब वो 13 घंटे कुछ नहीं खाते,
फिर भी वो वज़न क्यों गेन करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा विशियस बिहेवियर्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे मुल्क में, ख़ास तौर पे पंजाबियों में, कश्मीरियों में, पाकिस्तानियों में, हम सारों में। और हम खाने के बड़े शौकीन हैं। दो किस्म के लोग होते हैं मेरी नज़र में इस दुनिया में। एक वो लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं दे ईट टू लिव, और वो सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं। और दूसरी किस्म होते हैं जो लिव टू ईट। तो अनफॉर्चुनेटली हम दूसरी किस्म में से ज़रा ज़्यादा करते हैं। तो रमज़ान में इतने फाके के बावजूद भी वज़न गेन करने की वजह सबसे बड़ी ये है कि जब हम रोज़ा खोलते हैं तो फिर हम रोज़े से लेके एक तो सहरी तक खाते रहते हैं। हमें ये होता है जिसको हम बिंज ईटिंग भी कहते हैं, और हमें ये होता है कि अब पता नहीं रोज़ा होने वाला है तो चलो ये भी खा लो, वो भी खा लो, वो भी खा लो, ताकि हमारा रिज़र्व रहे और अगले दिन में हमें काम आए। हालांकि फास्टिंग का कॉन्सेप्ट ये नहीं है, और ना ही इस्लाम में क्यों हमें ये कहा जाता है हमेशा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सिर्फ एक खजूर के साथ और शायद गालिबन बकरी के दूध के साथ या दूध के साथ रोज़ा रखते थे। तो इतनी सादा खुराक क्यों? वहाँ पे तो कोई समोसे, कोई जलेबियाँ, कोई पकौड़े, कोई फ्रूट चाट, दही भल्ले तो नहीं था। तो जब आप अपने आप को रिवॉर्ड करते हैं ना, ये रिवॉर्ड नहीं करने का सिस्टम, ये एक मेडिकली प्रूवन फैक्ट है कि फास्टिंग इज़ लॉन्जेविटी। आजकल की साइंस ये कहती है कि हमारे तो नबी पाक ने हज़ारों साल पहले हमें ये बता दिया था कि रोज़ा रखो तुम सेहतमंद रहोगे। तो आजकल की साइंस ये बताती है जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपकी बॉडी सेल्फ क्लेंजिंग मोड में चली जाती है। जो आपका स्टोर्ड फैट होता है वो उसको यूज़ करना शुरू कर देती है। आपके जितने न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो दोबारा से रिवाइटलाइज हो जाते हैं। आपकी जो बॉडी के जितने भी केमिकल्स होते हैं वो दोबारा से बेहतर हो जाते हैं, बिकॉज आप उनको वो गंदा, वो गलत फूड, वो रॉन्ग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन नहीं दे रहे बॉडी को, जिससे कैंसर के प्रॉब्लम होते हैं, जिससे हार्ट डिजीज़ होती हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, नेम इट। जितने मसले मसाइल हैं वो हमारे खाने पीने की वजह से होते हैं। सो हमें ये चीज़ को देखना चाहिए कि रमज़ान में एक्सरसाइज छोड़ने का बिल्कुल कोई तुक नहीं बनता उन लोगों के लिए जो रेगुलर है, बट अपनी थोड़ी सी इंटेंसिटी चेंज कर दें। रमज़ान के अंदर जब हम रोज़ा खोलते हैं तो अगेन अपनी खुराक को बहुत सादा रखें। अच्छा, हमारे यहाँ पे दो किस्म के फूड्स होते हैं, एक फील गुड फूड होते हैं, एक फील बैड फूड होते हैं। फील गुड फूड वो होते हैं कि जो आपको खाने के बाद आपका मूड अच्छा करते हैं। फील बैड फूड वो होते हैं जो खाने के बाद आपका मूड बुरा करते हैं। लेकिन फील बैड फूड जब आप खा रहे होते हैं तो आपको बड़ा मज़ा आता है। एक्चुअली आपको लगता है कि ये फील गुड फूड है, लेकिन वो फील गुड नहीं होता, वो फील बैड फूड होता है। जैसे फ्राइड चिकन, जैसे दही भल्ले, जैसे पकौड़े, जैसे समोसे पे तो एक बड़ी डिबेट भी चली थी। बेचारे कौन से एक डॉक्टर हैं जो डॉक्टर अफान आई बिलीव कुछ टिकटॉक पे आते हैं और वो करते हैं, तो उनके खिलाफ दुनिया हो गई थी। हालांकि बात तो वो ठीक ही कर रहे थे कि मज़े को बेनिफिट्स के साथ तोले ज़रा। जिस चीज़ का आपको मज़ा आएगा उसके बेनिफिट्स नहीं होते, ठीक है, उसके फ़ायदे नहीं है, उसके नुकसान आते हैं। तो अपनी चॉइस ऑफ फूड्स को आप देखें, राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन पे फोकस करें, बिकॉज जो फास्टिंग के बेनिफिट्स हैं और जो वर्किंग के बेनिफिट्स हैं, दे गो हैंड इन हैंड। अब लोग पूछते हैं कि जी रमज़ान में एक्सरसाइज करनी चाहिए कि नहीं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि रमज़ान का यानी कि रोज़े का और कसरत का यानी कि वर्कआउट का चोली दामन का साथ है। मतलब आप ये देखें कि इसको इतना अच्छा समझा जाता है और इसको इतना प्रेज भी किया जाता है कि कुरान पाक इस पे ये कहता है, अल्टीमेटली वी बिलोंग टू अल्लाह एंड वी शैल रिटर्न टू हिम, सो देयरफॉर इट्स आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी एंड रिटर्न इट बैक इन द बेस्ट पॉसिबल शेप एज पॉसिबल। तो हमें ये समझना चाहिए कि अल्लाह ताला भी इस चीज़ को पसंद करता है कि उसने अगर आपको एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ दी और आप इसको भद्दा सा बना के जब वापस देते हैं, तो वो कहते हैं ना कि जब हम ज़मीन में जाएंगे तो फिर कीड़े मकोड़े ही खाएंगे, तो वो भी ये ना कहें कि सिर्फ फैट ही है, गोश्त तो है नहीं। तो हमें ऑन अ लाइटर नोट मैंने ये बात की है कि हमें अपनी सेहत के लिए ये काम करने चाहिए। सेहत तो बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कह रहे हैं कि एक्सरसाइज आप रमज़ान में कर सकते हैं। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उनके लिए शायद मुश्किल होगा, लेकिन जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं वो कुछ थोड़ा बहुत टाइम निकाल के एक्सरसाइज कर लें। ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज ना करें, लाइट एक्सरसाइज कर लें, राइट। जैसे मैंने आपको मॉडरेट, यानी कि अपने आप को ज़्यादा डिहाइड्रेट ना करें, बहुत ज़्यादा ओवर लिफ्टिंग ना करें कि मैंने बहुत ज़्यादा वज़न उठा लेना है, या बहुत ज़्यादा रनिंग ना करें। इतनी कर लें कि जहाँ पे आप मुतमिन हो जाए कि आप ना आपको प्यास लगे ना आपको भूख लगे और आप थोड़ा सा रिवाइटलाइज होके वापस घर आ जाए। अच्छा, उसमें भी दो किस्म की, जब मुझसे कोई लोग पूछते हैं कि जी वज़न कम करना है या वज़न गेन करना है, तो उनके लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप वज़न लूज़ करना चाहते हैं तो अफ्तारी से पहले वर्कआउट करें। अगर आप वज़न लूज़ करना चाहते हैं, अफ्तारी से पहले वर्कआउट करें। अगर आप वज़न गेन करना चाहते हैं यानी अपने मसल मास को मेंटेन करना चाहते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो फिर उस सूरत में आप अफ्तारी के बाद करें। इसके पीछे क्या वजूहात है बाबा? इसके पीछे ये वजूहात है कि जब आप अफ्तारी से पहले करेंगे तो एक तो आपके अंदर इतनी सकत नहीं होगी, आपके अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, आपकी बॉडी आपका जो स्टोर्ड फैट है उसको यूज़ मसल्स पहले टूट रहे हैं, उसको बर्न करेगी।
और अगर आप खाने के बाद करेंगे तो इसका मतलब ये है कि फ़ैट तो आपने बाहर से अब डाल लिया, तो बॉडी उसको बर्न करेगी, स्टोर्ड फैट वहीं रहेगा। सो हमें अपने मसल साइज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, हमें अपने फ़ैट साइज़ के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। फ़ैट से आपको पता है बड़े मसले मसाइल होते हैं। अब जो वर्किंग आउट और जो रमज़ान के या रोज़े के फ़ायदे हैं, वो आपको पता है कि रोज़ा क्या करता है। रोज़े का मतलब क्या है, हमें पहले इसका एसेंस समझना है। रोज़े का मतलब है एब्सटिनेंस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फूड एंड ड्रिंक। एब्सटिनेंस का मतलब क्या है, आपने किसी चीज़ से रोकना है, पीछे रहना है। अब अगर ये हमारे लिए अच्छा ना होता तो हमें इस्लामी तौर पे ये कभी ना कहा जाता कि मुंह को रोको, अपने लिए रोको, बिकॉज वो आपकी दोबारा से बॉडी रीजनरेट करती है। अब जब हम बात करते हैं कि अगर आप रोज़ा रखते हैं और अपनी ज़िंदगी में इसको हिस्सा बना लेते हैं, ये तो हम 1 महीने की बात कर रहे हैं, वो तो हो गया अल्लाह ताला के लिए, अपने लिए पीछे 11 महीने हैं। और अब ये साइंस ये कहती है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ द नेम ऑफ द गेम। रिलीजियस फास्टिंग होती है 13.5 घंटे की, इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है 16 से 21 घंटे की। आप हैरान हो जाएंगे, मैं अभी कल एक इंटरव्यू देख रहा था, ये UFC का जो डेना वाइट है, जो हु यूज्ड टू ओन UFC लेकिन अब उसको रन करता है, ही वेंट ऑन अ 40-day फास्ट। 40-day fast। 40 दिन का फास्ट किया उसने, 40 दिन उसने कुछ नहीं खाया। उसका इंटरव्यू लिया गया, उससे पूछा कि भाई फिर आप किस तरह जिंदा थे। उसने कहा था मैं सिर्फ वाटर इनटेक करता था और कुछ न्यूट्रिएंट्स उसने बताए थे कि ये मैं पानी में मिला लेता था, जैसे आपके हमारे ये होते हैं, आप समझ लें फ्रूट सॉल्ट टाइप हो गया या कुछ ऐसा हो गया, वो पानी में ग्लूकोज टाइप मिला के तो वो पीता रहे। और 40 दिन उसने कुछ नहीं खाया और उन्होंने फिर अपनी शर्ट उतार के दिखाया, ही वॉज इन द बेस्ट कंडीशन ऑफ हिज लाइफ। मतलब इतना रिप्ड, इतना स्ट्रांग, इतना हार्ड। और कहता है कि मुझे बिल्कुल थकावट नहीं है, मुझे बिल्कुल भूख का एहसास नहीं होता, मुझे कुछ भी नहीं होता, मुझे अब फील होता है मेरी बॉडी अंदर से बड़ा अच्छा फील कर रही है। तो 40 दिन का रोज़ा आप सोचें, हम तो 14 घंटे के रोज़े के बाद बड़ी डींगे मारते हैं। तो इतना अच्छा है फास्टिंग आपके लिए, इसको अपनी ज़िंदगी का वैसे ही हिस्सा बना लें। रेगुलरली इंटरमिटेंट फास्टिंग किया करें। मुझे याद है, मैं आपको यह हकीकत बताऊंगा, एक वक्त था कि बिकॉज मुझे, आपको भी पता है, वर्कआउट का बड़ा शौक था, एक्सरसाइज करनी, बॉडी बिल्डिंग करनी, मसल मास गेन करना है, डोले बड़े करने हैं, ये करना है, तो इतना ये खाओ, इतना प्रोटीन खाओ। अब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आ गया हूँ और काफ़ी देर से मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, और मैंने ये देखा है कि मेरी बॉडी ने साइज़ नहीं लूज़ किया, साइज नहीं लूज किया। आई फील बेटर, आई लुक बेटर, मुझे अच्छा लगता है अपना। सो यू फील मोर स्ट्रेंथेंड। एग्जैक्टली, ज़्यादा स्ट्रांग आप अपने आप को करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जब आप इस चीज़ में आ जाएंगे तो हार्ट डिजीज़ बहुत बड़ी प्रिवेंशन है रोज़ा हार्ट डिजीज़ के लिए। अच्छा, रोज़ा प्रिवेंशन है, बहुत बड़ी प्रिवेंशन है रोज़ा कैंसर प्रॉब्लम के लिए। रोज़ा बहुत बड़ी प्रिवेंशन है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, नेम इट, आप नाम करें। आपका मूड अच्छा रहेगा अगर आप रोज़ा रखेंगे या अक्सर फास्टिंग करते रहेंगे, जब आपको इसकी आदत भी पड़ती रहेगी। आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स बैलेंस रहते हैं, आप फोकस रहते हैं, आप क्योंकि आपने फील गुड फूड खाए होते हैं जिनका बाद में आपको फील गुड हो रहा होता है, लेकिन उस टाइम खाते हुए शायद। और फील गुड फूड कौन से होते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कौन खाते, सिट्टा खाते हुए, खाली सिट्टा या खाली बेरीज खाते हुए या खाली नट्स खाते हुए किसी को बहुत मज़ा नहीं आएगा। लोगों को मज़ा आएगा कढ़ाई खाते हुए, गोश्त खाते हुए, या पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, यू नो, समोसाज़, पकोड़ा। और यही खुराक है जिसकी वजह से इंसान पहले 100 150 200 साल जिंदा रहते थे। अब इसी खुराक खाने की वजह से, पहले वो ये खुराक नहीं खाते थे, पहले वो ऑर्गेनिक खाते थे, अब ये खुराक खाने की वजह से उनका लाइफ स्पैन कम हो गया, 70 साल या 80 साल ही इंसान जिंदा रहता है, वो भी मैक्स। तो हमें ये देखना है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में इसको एक रेगुलर हिस्सा बना लेते हैं फास्टिंग को, तो आप बहुत फिट रहेंगे। और इसके ऊपर एक और हदीस मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा, वो ये कहते हैं कि जो एक स्ट्रांग बिलीवर है ना, वो कुछ हदीस कुछ इस तरह से है कि स्ट्रांग बिलीवर इज बिलव्ड बाय अल्लाह मोर देन अ वीक वन। ये भी वो कहते हैं कि स्ट्रांग बिलीवर इज बिलव्ड बाय अल्लाह मोर देन अ वीक वन, देयरफॉर वर्किंग आउट एंड टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी इज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें इस्लाम भी ये कह रहा है कि अपने आप को बेहतर करो, और बेहतर करने का क्या तरीका है, रोज़ा रखो। और रोज़ा रख के एक्सरसाइज का बहाना नहीं है, अगर तो आप करते रहें तो बिल्कुल करें, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। राइट व्यूज़, बाबा ने बड़ी डिटेल से रोज़े के बेनिफिट्स भी साथ गिनवा दिए और एक्सरसाइज के बारे में भी बता दिया कि रमज़ान में आप रोज़ा रख के एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और अगर आप पहले एक्सरसाइज नहीं की अगर आपने, तो फिर आपके लिए शायद मुश्किल हो। आपको ये मैं बताता चलूँ कि हमारे इस्लाम में भी है कम बोलना, कम सोना, कम खाना। कम खाना का अगर हम थोड़ा सा मतलब कोई अखज़ करें तो जितना आप कम खाएंगे आपकी बॉडी उतनी डाइजेशन अच्छी करेगी,
जब आपकी डाइजेशन अच्छी होगी, आपकी नींद अच्छी होगी, आपकी नींद अच्छी होगी, आपके बाकी काम आसान हो जाएंगे। एक्सरसाइज अगर आप करना चाहें रमज़ान में तो आपके लिए बेस्ट टाइम बाबा ने बताया कि इफ्तार से पहले आप एक्सरसाइज करें, लाइट एक्सरसाइज करें, डिहाइड्रेट ना करें अपने आप को, और रूटीन का हिस्सा बनाएं एक्सरसाइज को। हम तो हर प्रोग्राम में बताते हैं कि एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि एक्सरसाइज से आपकी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल, मेंटल इश्यूज़ और इसके अलावा बहुत से मसाइल आपके हल हो सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।